एक अरसे से सोचता रहा, इस बारे में दरियाफ्त करता रहा। कई किताबों को पढ़ा, कई लोगों से मिला और हालात व वाक़यात का मुशाहिदा करता रहा कि सांप क्या है, उसकी फितरत इतनी खतरनाक क्यों है, ये अपने चाहने वाले और अपने पालने वाले को भी डंक मारने से बाज नहीं आता। इस बारे में कई दास्तानें, कई कहानियां लिखी गईं, मगर हर जगह तिश्नगी रही और मैं सांप की हकीकत और उसकी हशर सामानियों को ना पा सका। फिर मैंने अपनी सोचों, अपने जहन के कोनों में एक नागिन देखी और ये नागिन मेरे वजूद में पलती रही, मेरे जहन के दरीचों में परवान चढ़ती रही। अब सुनने वाले इस खूबसूरत नागिन को देखें कि जिसने इंसान का रूप धारा और इंसानों के खून से परवान चढ़ी, इन्हीं इंसानों पर हुक्मरान रही। उसे इंसान ने कितना प्यार दिया, कितना आराम दिया, मगर उसने इंसान और इंसानियत से वफा न की, इसलिए कि उसने इंसान के वजूद से जन्म नहीं लिया। उसमें मट्टी की खुशबू और तासीर ना थी, इसलिए वो इंसान बनकर भी इंसान ना बन सकी। इस पुरस्कार नॉवेल में कुछ इंसानी किरदार भी आपको मिलेंगे जिनकी फितरत भी सांपों जैसी थी, और कुछ ऐसे भी हैं जो रब्बे कायनात की कायम की गई हुदूद को नहीं फैलाते और यूं कामयाबी उनके कदम चूमती चली जाती है। नेकी और बदी की जंग अज़ल से शुरू है और अबद तक कायम रहेगी। आखिर हक को फतह हासिल होती है और बातिल शिकस्त खुर्दा होकर भाग उठता है और फिर नए साजो सामान और मुख्तलिफ रूप धार कर सच्चाई और हक को मिटाने आता है। नागिन ने भी सच्चाई और हकीकत से शिकस्त खाई और अपने अजली अंजाम की तरफ गामजन हुई। जख्मी जख्मी नागिन का जिस्म गुनाहों की आग में झुलसने लगा, मगर अभी उसका सर कुचला नहीं गया। देखें, बदी और शैतानी ताकतों की अलमबरदार नागिन शायद फिर फन उठाए, मगर ईमान और सच्चाई की ताकत भी उसके सामने चट्टान बनकर खड़ी रहेगी। मुझे आपके ख्यालात और नजरियात का इंतजार रहेगा कि मैं अपनी इस कोशिश में कहां तक कामयाब हुआ। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपने इस कहानी को शुरू से नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आइए चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। मलका शकुंतला ने ताली बजाई तो पर्दे के पीछे खड़ी पूनम और कमला फौरन अंदर आ गई और दोनों को ले जाकर प्रिया के कमरे में बंद कर दो। और सुनो, हाथ पांव भी बांध देना। फौरन ही पूनम और कमला ने कौशल्या और साधना को बालों से पकड़ा और घसीटती हुई ले गई। देख प्रिया, पूरे महल में एक तुझे मैंने चुना है। तू मेरी कनीज ही नहीं बल्कि आज से मेरी राजदार भी होगी। मेरे बाद सबसे ज्यादा सहूलतें इस महल में तुम्हें प्राप्त होंगी। कल तक तू एक महज बांदी थी जिसकी जिम्मेदारी काम करना और बड़ी कनीजों की खिदमत करना था और वक्त पड़ने पर मर्दों के बिस्तर गर्म करना था। परंतु अब तू सैकड़ों कनीजों और गुलामों के लिए कनीज़े आलिया है। गो तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी है और देखने में भी तू ज्यादा सेहतमंद नहीं, लेकिन प्रिया, अच्छी खुराक, अच्छा लिबास तुम्हारी हैसियत बदल देंगे। इख्तियारात का नशा तुझे अपनी उम्र से ज्यादा और जिस्मानी तौर पर मजबूत कनीजों और गुलामों पर भारी कर देगा, और ये सब कुछ तुझे मेरी वजह से हासिल हो रहा है। महारानी जी, मैं आप पर कुर्बान। प्रिया ने शकुंतला के गोरे हाथ चूम कर कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप चाहें तो अभी मेरी हैसियत नाली के कीड़े जैसी हो जाए। बस ये बात हमेशा याद रखना प्रिया, मेरी हैसियत और अपनी औकात कभी न भूलना, इसी में तुम्हारा फायदा है। मलका आलिया, मैं हमेशा आपकी गुलाम रहूंगी। ये काम भी आप मुझे सौंपेंगी, उसको मैं पूरा करना मेरा फर्ज है। आपके आने से ही तो मुझे जीने का सलीका आया है। देखो प्रिया, शकुंतला अपनी मसहरी पर लेटते हुए बोली,
ये दुनिया ऐशो इशरत से इबारत है। हमें चाहिए कि एक एक लम्हे से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हों। यहाँ कोई किसी का नहीं। फिर हम किसी के क्यों बने? अपने मामूली फायदे के लिए दूसरों को बड़े नुकसान की भी परवाह ना करो। मलका आलिया, आपने कल फरमाया था कि मैं तुझे सबसे अहम काम सौंपूंगी। ये बात सुनकर शकुंतला की आंखों में चमक बढ़ गई। हाँ प्रिया, इधर मेरे पास बैठो। लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। तुम्हें हमराज जरूर बनाऊंगी, लेकिन पहले तुझे वफादारी का सबूत देना होगा। मैं अपनी गर्दन काटकर आपके चरणों में रख सकती हूँ। प्रिया, शकुंतला ने निगाहें प्रिया के चेहरे पर जमा कर कहा, ये बात कहनी बहुत आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। अपनी गर्दन काटने की बात करती हो? ये बताओ, किसी दूसरे का खून कर सकती हो? शकुंतला की बात सुनकर सनसनी की लहर प्रिया के जिस्म में दौड़ गई। मलका आलिया, हुक्म तो करें। प्रिया, आने वाला वक्त शकुंतला की मुट्ठी में होगा। दौलत और ताकत मेरे गुलाम होंगे, और तू अगर मेरा साथ देगी तो सारी जिंदगी पुरतयूश गुजारेगी। बस अपने दिल को सख्त और जालिम बना लो। मलका आलिया, वो तो मैंने एक दिन में ही अपने आप को जालिम करने का आदी बना लिया है। कल कौशल्या को जी भरकर बैत के साथ मारा, उसको भूखा प्यासा रखा और मेरे दिल में रहम की कोई लहर नहीं उठी। ये तो बहुत आम सी बात है प्रिया। जल्द ही मैं तुझे किसी का खून करने का कहूंगी, और तू फिक्र न कर, कोई तेरी तरफ आंख उठाकर भी न देख सकेगा। बस तेरा काम सिर्फ ये है कि चंद जासूस तैयार करो जो हमें तमाम वजीरों और दरबार के आला ओहदेदारों के बारे में उनकी मुकम्मल तारीख और जोग्राफिया से आगाह करें। ये काम मैं आज ही से शुरू कर दूंगी, आप चिंता ना करें। अब तुम सधारो प्रिया, और कल सुबह मेरे पास आना। लेकिन मलका आलिया, आपने वो राज तो मुझे बताया ही नहीं। शकुंतला सोच में डूब गई। अभी नहीं प्रिया, अभी तुम्हारा मन कच्चा है, शायद तुम ये बात हजम ना कर पाओ। नहीं मलका आलिया, मैं आपकी दासी हूँ, आप मुझ पर मुकम्मल एतमाद कर सकती हैं। शकुंतला एकदम उठकर बैठ गई और कदरे गुस्से से बोली, बहस मत किया करो मेरे साथ। और प्रिया कांप कर रह गई और एकदम शकुंतला के खूबसूरत पैरों को चूमने लगी। नाराज ना हो प्रिया, आपकी अदना दासी है, आइंदा ऐसी गलती ना होगी, क्षमा कर दीजिए। और शकुंतला फख्र से मुस्काने लगी और बोली, आइंदा एहतियात करना। और हाँ प्रिया, कौशल्या और साधना के साथ क्या सलूक करोगी? मलका आलिया, मेरा तो प्रोग्राम ये है कि आज से इनको भूखा प्यासा रखकर और तशद्दुद के जरिए पूछने की कोशिश करूंगी कि मजीद इन लोगों के नाम बताएं जो मारिया कलमोही के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर बताने में पसोपेश करें तो हंटरों और कौड़ों से उनकी खाल जिस्म से अलग कर दो। हम कल सुबह तक तमाम जासूस गिरफ्तार और अपने हुजूर देखना चाहते हैं। परंतु मलका आलिया, एक और सहूलत प्राप्त कर दीजिए। बोलो बोलो। अपने कमरे में मैं अगर इन पर तशद्दुद करूंगी तो बहुत शोर शराबा करेंगी और बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर कोई ऐसा खुफिया कमरा तहखाना मिल जाए जहां हम अपने दुश्मनों को रखा करें और तशद्दुद के वक्त उनकी आवाज भी बाहर ना आ सके, तो मलका आलिया मजा आ जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ है यहाँ आए हुए, और आप भी नई नहीं हैं। हमें तो ऐसी किसी जगह का अभी इल्म नहीं। क्या हुआ, हम लोग अगर नए हैं तो कौशल्या और साधना तो बहुत पुरानी होंगी। यहाँ खुसूसन कौशल्या को ऐसी किसी खुफिया जगह का इल्म जरूर होगा, उसी से पूछो। बहुत खूब,
मलका आलिया आपकी अकल का तो कोई हिसाब ही नहीं। आप वाकई मलका बनने की अहल थी। प्रिया उसके पैरों को चूम कर बोली, तो फिर जाओ और हो जाओ शुरू। किसी में इतनी कुव्वत नहीं जो तुम्हें कुछ कह सके। लेकिन जहां पना, अगर इन बातों की भिनक महाराजा रामनाथ को हो गई तो क्या होगा? शकुंतला जुल्फों को झटक कर बोली। शकुंतला के हुस्न का जादू महाराज को अपने शहर में ले चुका है। हमारे हसीन शरीर ने महाराजा को दीवाना बना रखा है, तो इतनी छोटी बातों की चिंता ना किया कर। पर एक चीज का बंदोबस्त करो, महाराजा का बूढ़ा खूसट शरीर हमारे जवां मन की प्यास बुझाने से कासिर है। हमारे लिए किसी कड़ियल खूबसूरत नौजवान का बंदोबस्त भी तुम्हें करना होगा। मेरा मतलब समझ रही हो ना? शकुंतला ने आखिरी फिक्रा मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। कैसे ना समझूंगी महारानी जी, आखिर को आपकी गुलाम हूं। अब तुम जा सकती हो। महारानी अपने नफीस पलंग पर दराज होकर बोली, और देखो, हमारे लिए किसी कनीज के हाथ आला दर्जे की शराब भिजवाओ। जो हुक्म मेरी आका। प्रिया ने झुककर फर्शी सलाम किया और उल्टे कदमों चलती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। राजा रामनाथ सरकारी कामों से फारिग हो चुके थे। अब शकुंतला की सूरत मन में सजाए ख्वाबगाह की तरफ रवां दवा थे। वजीर आजम बाल ठाकरे, सिपह सालार बलग्राम और शाही जादूगर सामरी, जो कि मुकम्मल गंजा और सिया काला था, उनको जन्नान खाने की हुदूद तक छोड़ने के लिए उनके साथ साथ चल रहे थे। रामनाथ सामरी से कह रहे थे, हाँ तो सामरी, तुमने हमारी नई रानी शकुंतला के लिए अपने इल्म और नुजूम की मदद से जन्म कुंडली तैयार कर रहे थे, उसका क्या हुआ? जहां पना, सामरी अपनी चमकती हुई टाट पर हाथ फेरकर बोला, मेरा जादू कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सर चढ़कर बोलता है। सारा जायचा तैयार है, परंतु एक उलझन दूर करने के लिए एक रात के आखिरी पहर शहर से पुराने शमशान घाट में अपने गुरु शद्दाद की बदरू से मुलाकात करूंगा और कल सुबह आपको सारी कथा सुनाऊंगा। सामरी महाराजा हंसते हुए बोले, दुनिया तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई है, पर तुम जादूगर लोग रूहों के पीछे पड़े हुए हो। भाई अजीब है तुम लोगों का भी। अच्छा भाई, अब तुम लोग वापस जाओ, शाम हो रही है, कल दरबार में मुलाकात होगी। और फिर सामरी और बाल ठाकरे महाराजा को झुककर अदब करते हुए पीछे हट गए। अब जन्नान खाने की हुदूद शुरू थी, लिहाजा शाही फौज का मुहाफिज दस्ता भी वहां रुक गया। रंग बिरंगे लिबासों में मलबूस खूबसूरत कनीजों ने महाराजा को अपने घेरे में ले लिया। शाही फौज का ये दस्ता अब रात भर शाही कयामगाह की हिफाजत करने की गरज से आया था और सुबह से तैनात दस्ता वापस जाने की तैयारी कर रहा था। सिपह सालार बलग्राम, जो मजबूत जिस्म, ऊंचे कद और साफ रंगत का मालिक था, अपने मातहतों की ड्यूटियां लगाने लगा। महाराजा अब जन्नान खाने की हुदूद में आ गए थे और दो खूबसूरत कनीजों की कमर में हाथ डालकर उनको पहलू से चिमटाए खरामा खरामा चल रहे थे। बाकी कनीजें हंसी बिखेरती उनके दाएं बाएं और पीछे चल रही थी। अरे भाई, वो कौशल्या कल से नजर नहीं आ रही? महाराज ने कनीजों से पूछा। तमाम कनीजें एकदम खामोश हो गईं, बल्कि सन्नाटा छा गया। कोई जवाब ना मिला तो महाराजा झुंझला गया। क्या बात है, बकती क्यों नहीं? मैंने पूछा है, तुम बताओ निर्मला। महाराजा ने दाएं पहलू से चिमटी हुई कनीज को मुखातिब किया। जहां बना, कौशल्या को कनीजे खास के ओहदे से हटा दिया गया और अब प्रिया जी कनीजे आलिया हैं। प्रिया, महाराज जहन पर जोर देते हुए बोले, ये कौन है? किसने उसे कनीजे खास बनाया? हमारा इस्तकबाल को क्यों नहीं आई? महाराजा माथे पर बल डालकर बोले। और कौशल्या किधर है? जहां पना,
निर्मला महाराजा के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए बोली, नई मलका शकुंतला जी ने कौशल्या को बरतरफ किया है और उन्होंने ही प्रिया को कनीज़े आलिया का दर्जा दिया है और कौशल्या अब प्रिया की खिदमत गुजार है और इस्तकबाल के लिए ना आने का सबब तो प्रिया जी ही बता सकती हैं। महाराजा ने अब दोनों कनीजों की कमर से हाथ निकाल लिए क्योंकि शाही हुजरा उरूसी करीब आ गया था और शाही चौकीदार महाराजा की आमद की इत्तला कर रहा था। शकुंतला जो नीम दराज शराब की चुस्कियां ले रही थी, महाराजा की आमद की इत्तला पाकर मसहरी से नीचे उतर गई थी और शराब का अपोरा करीब खड़ी कनीज के सुपुर्द किया और अपने सरापे का जायजा लेने लगी। इतने में महाराजा पर्दा सरकाकर अंदर दाखिल हुए। शकुंतला से उनकी आंखें चार हुई। महाराजा खिल उठे। शकुंतला मुस्कुरा दी और उरियां बाहें वाह कर दी और धड़ाम से इतनी कनीजों की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए महाराजा के सीने से जा लगी। महाराजा ने दोनों हाथ कमर में डालकर उसे भींच लिया और शकुंतला ने रामनाथ की गर्दन में बाहें डाल दी और मुस्कुराने लगी। तमाम कनीजें सर झुकाए शकुंतला की किस्मत पर रश को हसद कर रही थी। चंद सातें इसी तरह गुजर गईं। फिर महाराजा ने आहिस्तगी से उसे अलहदा किया और तमाम कनीजों को कमरे से निकल जाने का इशारा किया। थोड़ी देर दोनों बातों में लगे रहे। फिर एक कनीज इजाजत पाकर अंदर आई और रात के भोजन तैयार होने की खबर की। महाराजा और शकुंतला बाहों में बाहें डाले कमरे से बाहर आ गए। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। कनीजें मूर्छल झलती रहीं। खाने के बाद कहवे का दौर चला और फिर दोनों सुबह तक के लिए हुजला उरूसी में बंद हो गए। शकुंतला ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बागीचे की तरफ वाली तमाम खिड़कियां ताजा हवा के लिए खोल दी। कमरे में कई शमादान रोशन थे। उनकी पीली और सुर्ख रोशनी में शकुंतला शाहाना लिबास के अंदर परी पैकर मालूम होती थी। महाराजा कुशादा रेशमी बिस्तर पर नीम दराज हो चुके थे। अब शकुंतला ने नीम दराज महाराजा के जूते उतारे और उनके पांव हौले हौले मसलने लगे। बिस्तर के साथ ही छोटी सी मेज पर आला दर्जे की शराब और 2 जाम रखे थे और पास ही महाराजा के लिए आला तंबाकू से मुज़य्यन हुक्का ताजा करके रखा हुआ था। शीशे की सुराही जो पानी से भरी थी और 2 खूबसूरत गिलास भी मौजूद थे। शकुंतला ने दोनों जाम भरे। एक जाम झुककर महाराजा को पेश किया। महाराजा की सांसें बेतरतीब होने लगी। उन्होंने शराब की 2 चुस्कियां लेकर गिलास मेज पर रख दिया। अब शकुंतला ने हुक्के ने महाराज की तरफ किया। महाराज जैसे ही अपने होठों की तरफ बढ़ाए, शकुंतला ने आगे बढ़कर महाराज के होंठ चूम लिए और खिलखिलाकर हंस दी। अब मामला रामनाथ के बस से बाहर हो रहा था। उन्होंने तेज तेज हुक्के से 2-4 कश लिए और शकुंतला को दबोचने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन शकुंतला फौरन चिकनी मछली की तरह उनकी दस्तरस से दूर हो गई और दोनों हाथ की मुट्ठियां गालों के नीचे रखकर महाराज से दूर खड़ी हुई दावती अंदाज में मुस्कुराने लगी। जितना आप मुझे और शकुंतला आपसे प्यार करती है, इतने ही प्यार के दुश्मन भी हैं। दुश्मन? कौन है हमारे प्यार का दुश्मन? महाराजा हैरत से बोले। नए दुश्मनों को तो छोड़ें, अभी तो मेरे 4 दुश्मन आपकी कैद में जिंदा हैं और आपने उन्हें कोई सजा नहीं सुनाई। शकुंतला ने रूठते हुए कहा। अच्छा अच्छा, महाराज याद आने वाले अंदाज में बोले। उन खबीसों की बात तो नहीं कर रही जिन्होंने दरिया के किनारे तुम्हारे साथ गिरफ्तार किया गया था? मैं भी तो आपके प्यार में गिरफ्तार हूं, शकुंतला ने अपना सर रामनाथ के कंधे से लगाते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो,
मैं तुम्हारे चारों दुश्मनों को कल ही हाथी के पांव के नीचे कुचलने की सजा दूंगा, और ये मंजर चाहो तो तुम भी देख सकती हो। अर्जुन को कत्ल होते इन चारों कुत्तों के अलावा सिर्फ मैंने देखा, इनको मरते हुए सारा जमाना क्यों देखे। शकुंतला अपना सर महाराज के जानों पर रखकर लेटते हुए बोली, तुम अपने पहले पति से बहुत प्यार करती थी, महाराजा खफगी से बोले। शकुंतला ने फौरन अपनी बाहें महाराज की गर्दन में हमायल करते हुए उन्हें अपने गुदाज सीने पर गिरा लिया और बोली, अब तो मेरा प्यार सिर्फ आपके लिए है, लेकिन इन कातिलों के साथ बात प्यार की नहीं, इंतकाम की है, उधार की है जो मेरे सर पर है। मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि वो चारों कातिल आपके किसी ऐसे खुफिया तहखाने में बंद करके तहखाने की चाबी मेरे हवाले कर दें, जहां मैं उनसे अपना इंतकाम पूरा कर सकूं और उनकी आवाज भी बाहर न जा सके। ये कौन सी बड़ी बात है? महाराज ने उससे कहा, इस ख्वाबगाह के ऐन नीचे खासी तह में एक ऐसा कैद खाना है जहां कैद होने के बाद रामनाथ का कोई दुश्मन फिर आसमान देखने की ख्वाहिश मन में लिए नक सधार देता है। ये इंकिशाफ सुनते ही शकुंतला की आंखों में मुसरत की लहर दौड़ गई। मैं कल सुबह ही तुम्हें ये तहखाना दिखाकर तुम्हारे चारों दुश्मन इसके अंदर कैद करा दूंगा, फिर चाहे तुम उन्हें कल ही कत्ल करो या सारी जिंदगी सिसका सिसका कर मारो। आप खुश हो? महाराजा शकुंतला का चेहरा हाथ के प्याले में थाम कर बोले, सुबह क्यों, अभी दिखा देना। शकुंतला लाडले लहजे में बोली, बहुत जिद्दी हो। महाराजा हथियार डालते हुए बोले और बिस्तर से उतर गए, आओ मेरे साथ। इस वक्त तहखाने तक तो नहीं जा सकते, पर मैं तुम्हें एक अनोखा रास्ता बताता हूँ। शकुंतला भी बिस्तर से उठकर अपनी दराज खूबसूरत जुल्फों को दुरुस्त करते हुए महाराज के साथ हो ली। कुशादा कमरे के एक कोने में आकर महाराज ने फर्श पर पड़ा कालीन हटाया तो नीचे सुर्ख रंग का एक गोल निशान बना हुआ था। फिर महाराजा ने जूते उतारकर अपनी एड़ी सुर्ख निशान के ऐन ऊपर रखी और पांव का पंजा जमीन से उठाकर दाएं तरफ जोर से घूम गए। तो शकुंतला का मुंह हैरत से खुला रह गया, क्योंकि अब दीवार पर रंगों से बनी दो फूलों की बेलों जो छत से फर्श तक थीं एक दूसरे से बेआवाज जुदा होने लगी, और दीवार के अंदर अब तकरीबन इतना शिगाफ पैदा हो गया था कि कम से कम दो आदमी बैक वक्त गुजर सकें। महाराज दीवार की दूसरी जानिब गए तो शकुंतला भी साथ चली गई। अब उसने देखा कि तकरीबन 4 फीट चौड़े और 6 फीट लंबे तंग कमरे में थी और सामने सपाट दीवार थी और फर्श पर यहाँ भी कालीन था। अब महाराजा ने दाएं और बाएं दीवारों के नीचे फर्श से कालीन फिर हटाया तो वैसे ही सुर्ख गोल निशान बने हुए थे। शकुंतला ये दाएं तरफ वाला सुर्ख निशान वैसे ही एड़ी से दाएं तरफ घुमाओगी तो रास्ता कैद खाने की तरफ जाएगा, और बाएं दीवार के साथ बना सुर्ख निशान वैसे ही बाएं तरफ घुमाने से एक तवील राहदारी में पहुंच जाओगी, और आखिर तक चलते चलते खासी देर के बाद ये सुरंग महल से बहुत दूर पहाड़ियों के अंदर एक वीरान जगह पर निकल जाएगी। अगर कभी शहनशाहों और महाराजों पर मुश्किल वक्त आन पड़े तो ऐसे ही खुफिया रास्ता वो अपने फरार के लिए तैयार रखते हैं। और सुनो, इन दोनों गोल निशानों में से किसी एक को बाएं तरफ घुमाने से ख्वाबगाह की दीवार ऐसे जुड़ जाएगी कि किसी को पता न चलेगा, और इसे ही निशान कैद खाने और फरार वाली दीवारों के अंदर भी हैं, ताकि ये दीवारें भी बंद करके किसी को अपने पीछे आने से रोका जा सके। आओ अब आराम करें। और फिर महाराजा शकुंतला को लेकर ख्वाबगाह में आ गए और गोल निशान पर एड़ी रखकर इसे बाएं तरफ घुमाया तो दीवार मुकम्मल खामोशी से फिर ऐसे साथ मिल गई जैसे यहाँ दीवार के अलावा कुछ भी नहीं। शकुंतला का मुंह हैरत से अब तक खुला था,
इतना बड़ा राज मिलने की उसको तवक्को तक न थी। मुंह बंद कर लो, मक्खी पड़ जाएगी, महाराज ने उसे अपने बाजुओं में भरकर कहा। शकुंतला होश में आ गई। प्रिया अपने पलंग पर थी। दो खूबसूरत कनीजें सरहाने और दो पांची पर खड़ी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खूबसूरत गांव तकिए के साथ सुर्ख रेशमी साड़ी जेब तन किए टेक लगाकर लेटी थी। दो बांदियां उसकी टांगे दबा रही थी। हाथ और पांव मेहंदी से सजे थे। बगैर आसीनों वाले ब्लाउज और कलाइयों में रंगीन चूड़ियां, माथे पर बिंदिया, होठों पर लाली और हाथ में बांस का बना हुआ मोटा बैग थामे हुए हौले हौले दाईं हाथ पर मार रही थी। कौशल्या और साधना कमरे के वस्त में खड़ी खौफ से कांप रही थी और प्रिया सूरत हाल और अपने वसी इख्तियारात से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रही थी। कौशल्या, प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, जी कनीज़े आलिया, आज से सिर्फ चंद दिन पहले इसी वक्त इस पलंग पर कौन लेटा था? जी मैं, कौशल्या ने कांपते हुए होठों से बामुश्किल निकला। आपके बदन पर यही साड़ी थी? जी कनीज़े आलिया, यही कनीज़े पलंग के इर्द गिर्द खड़ी थी? जी हाँ। इसी तरह निर्मला और सुशीला टांगे दबा रही थी। अब कौशल्या के मुंह से कोई बात ना निकल सकी। चंद लम्हे प्रिया ने उसको देखते रहने के बाद हाथ में पकड़ा बैग जोर से कौशल्या की जानिब फेंका और कौशल्या ने एकदम हाथ आगे कर दिया तो बैग पूरी कुव्वत से उसके उल्टे हाथ पर लगा। दर्द की शिद्दत से वो हाथ झटकने लगी। तकलीफ की शिद्दत अब भी उसके चेहरे से नुमाया थी। एक कनीज ने डंडा अपने दोनों हाथों में उठाकर एक बार फिर प्रिया को पेश कर दिया, लेकिन अब प्रिया साथ खड़ी कनीज के हाथ से जाम लेकर शराब की चुस्कियां ले रही थी। पहली कनीज दोनों हाथों के ऊपर डंडा रखे इसी पोजीशन में झुकी रही। कौशल्या, प्रिया फिर मुखातिब हुई, मेरी हर बात का जवाब दो वरना। उसने जानबूझकर जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। बताओ, इसी तरह निर्मला और सुशीला हुजूर की टांगे दबा रही थी? जी जी कनीज़े आलिया, अब उसकी आवाज भराई हुई थी। इसी शराब से आप शौक़ फरमा रही थी और यही बैद आपके हाथों में था? जी हाँ। जहां आप खड़ी हैं वहां कौन खड़ा था? आप कनीज़े आलिया। आपने मुझे गालिबन इसी बैत से मारा था? जी हाँ। कौशल्या अब आने वाले वक्त को भांप चुकी थी। क्यों मारा था हुजूर ने मुझे? जी मैंने कहा था कि ये नया बैद आज ही मंगवाया है, जरा इसको चेक कर लो। अच्छा जी। प्रिया उठकर बैठ गई और आंखें झपकाकर बोली, अब मुझसे क्या तवक्को करती हैं? प्रिया जी, मुझे माफ कर दें। कौशल्या ने आगे बढ़कर अपना सर प्रिया के कदमों में रख दिया। उसे अपना हशर सामने नजर आने लगा। वह अब बाकायदा रो रही थी। प्रिया ने दायां पांव जोर से चलाया जो कौशल्या के मुंह पर पड़ा और वो पीछे की जानिब गिरी। जब उठी तो होंठ फट चुका था और खून की पतली लकीर बाहर आ रही थी। निर्मला और सुशीला, प्रिया जोर से चिल्लाई, जी कनीज़े आलिया। दोनों एकदम सीधी खड़ी हो गई। बैद लो और दोनों कौशल्या और साधना पर बरसाना शुरू कर दो और उस वक्त तक तुम्हारा हाथ रुके जब इन दोनों की चमड़ी जगह जगह से उधड़ चुकी हो। निर्मला ने सपाट लहजे के साथ बैद पकड़ लिया। कौशल्या, दूसरा बैद इसी पलंग के नीचे पड़ा है। और कौशल्या ने फौरन झुककर पलंग के नीचे से दूसरा बैद निकाल लिया और थोड़ी देर बाद बैदों के बरसने और साधना और कौशल्या की चीखों की आवाजें मुसलसल आने लगी। कमरे में मौजूद तमाम कनीजें सहम चुकी थीं।
जबकि प्रिया मुस्कुराते चेहरे के साथ एक हाथ से शराब की चुस्कियां लेने लगी और दूसरे से अपने सीने पर पड़ी खूबसूरत चोटी से खेलने लगी और शोक नजरें तड़पती कौशल्या और साधना पर जमा दी। यही वो लम्हा था जब चांद की तरह चमकती टेंड अमावस की स्याह रात सामरी जादूगर शहर से दूर पुराने शमशान घाट में बूढ़े बरगद के दरख्त के नीचे अपने गुरु की बदरू से राब्ते के लिए एक टांग पर खड़े होकर नरक जाप शुरू कर चुका था। सामने लकड़ियों का छोटा सा अलाव जल रहा था। सामरी के कांधे पर एक काना उल्लू बैठा हुआ था। सियाह काली रात आज की रोशनी में सीधे हाथ में इंसानी खोपड़ी और उल्टे हाथ में पिंडली की हड्डी थामे उसके होंठ हिल रहे थे और उस वक्त वो खुद एक बदरू समा था। कुछ देर बाद वो जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया।